हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडेक्स प्लस। तो 14 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स आज का पीडीएफ है जो विजडेक्स प्लस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आज का पहला सवाल है कि किस भारतीय बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये प्रोग्राम है और कौन से स्टार्टअप्स के लिए ये कार्यक्रम कौन सी बैंक ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है जो कि आईसीआईसीआई बैंक ने। तो इसमें भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की बैंक जो आईसीआईसीआई बैंक है, आई स्टार्टअप 2.0 नाम से स्टार्टअप के लिए एक विशेष कार्यक्रम किया है। इसमें क्या होगा कि आईसीआईसीआई बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वर से जुड़कर फिर लोगों को आगे जो स्टार्टअप्स का काम करते हैं या फिर जो नया अपना इनोवेशन शुरू करते हैं तो उनके लिए ये लोनिंग की व्यवस्था करवाएगी। ठीक है, तो उन्हें और मूल जो कई ऐसे जो काम होने चाहिए जो उनके डॉक्यूमेंट्स पिछले 10 साल से आईटीआर अप्लाई करते हो तो उन्हें लोन मिलने में आसानी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सवाल है कि सीमा मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 5 बिंदु 5 पॉइंट प्लान पर सहमति व्यक्त की है। तो इसका राइट आंसर है जो कि चीन है। तो अभी चीन के साथ में अपना जो विवाद चल रहा है उसे शांत करने के लिए 5 पॉइंट प्लान एक्शन की बात चल रही है, ताकि इस पर और भविष्य में भी हमारे देश के बीच में किसी विवाद ना हो और अभी वर्तमान समय में जो विवाद चल रहा है उसे भी एंडिंग हो सके। फिर नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेज़बानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी। तो इंडिया के सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया ये है जो कि एरो इंडिया को एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जाता है। ये तो है ही है। ये 3 फरवरी से 7 फरवरी तक चलने वाला बंगलुरु के वायु सेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इनकी लाइव वेबसाइट पर अपने इवेंट की स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। जिस तरह गेम स्ट्रीम किए जाते हैं उसी तरह ये भी इनका पूरा जो इनके द्वारा जो करतब दिखाया जाता है वो सारा आप देख सकेंगे। फिर नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा भारतीय शहर नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की सरकार की मेज़बानी करेगा। तो 2020 भारतीय शहर, तो इसका राइट आंसर है जो कि नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की प्रमुखों की सरकार की बैठक की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो हमें ये याद होना चाहिए कि एसयू का हेडक्वार्टर है जो कि बीजिंग चीन में है। ठीक है, तो इसमें अब भारत और पाकिस्तान अब टोटल इसके 8 सदस्य हैं, जिसमें से सबसे लास्ट में 2 जुड़ने वाले देश हैं जो कि भारत और पाकिस्तान है। तो बाकी क्या आप मुझे 6 देशों का नाम बता सकते हैं? तो ये थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इनके आसपास के देश हैं। ठीक है, इनमें से एक देश है जो कौन सा नहीं है आप मुझे बता सकते हो। फिर किसे हाल में विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत लाया गया। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो यदि कोई विदेशी दान आएगा तो वो उसे एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, तो ये जो स्वर्ण मंदिर है इस पर पहले यदि कोई विदेश से कोई दान करता था तो उसे वो गोल्डन टेम्पल एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। कुछ सिक्योरिटी रीज़न के कारण ये ऐसा बैन लगाया गया था। ठीक है, फिर काफ़ी लंबे टाइम बाद अब इस लिमिट को हटा दिया गया है। तो FCRA 2010 के तहत पंजीकृत किया गया हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो 1984 के बाद से ही बैन लगा दिया था। अब वापस है जो बैन हटा दिया है। ठीक है, तो FCRA जो है सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। ठीक है, अंडर द एक्ट डोनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 ईयर्स के बाद में और फिर वापस रिव्यू चलते रहते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किसने हाल में केंद्रीय बैंकों के लिए एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परीक्षण मंच लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है जो कि मास्टर कार्ड। ठीक है, तो मास्टर कार्ड क्या है? एक पेमेंट गेटवे है। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे अभी तक देश में कितने बन चुके हैं, उसमें लास्ट जो पेमेंट गेटवे है वो कि रुपए कार्ड है। ठीक है, ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये पेमेंट गेटवे क्या होता है कि ये रुपए मास्टर कार्ड्स ये एक बैंक और अपने बीच में सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, मान लो कि आपका ICICI का ATM है और आप सामने HDFC को पेमेंट कर रहे हो तो फिर इंटरऑपरेबिलिटी संभव नहीं है। तो ये जो पेमेंट गेटवे है होगा आपके इस कार्ड को दूसरे कार्ड के अंदर से डेटा का ट्रांसफ़र करके कुछ चार्ज लेगा। ठीक है, तो मास्टर कार्ड ने ये केंद्रीय डिजिटल बैंकों के मूल्यांकन किया है, क्योंकि अब सारे देश चाहते हैं कि अब हम डिजिटल करेंसी की तरफ भी मूवमेंट लें। ठीक है, पूरा कैशलेस ना हो तो फिर भी लेस कैश का उपयोग तो हम कर ही सकते हैं। तो इसमें अब मास्टर कार्ड ने इस पर एक कुछ डाटा और वर्चुअल परीक्षण करेगा, फिर देखेगा क्या संभव है, कितने हद तक
डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरोद स्वामी जी कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है जो कि हुबली। ठीक है, तो हुबली का नाम अब सिद्धरोद स्वामी जी कर दिया गया है। तो अब इनके यहाँ की प्लेटफॉर्म के जो बोर्ड है वो भी चेंज कर दिए जाएंगे, क्योंकि हुबली का नाम पहली बार चेंज नहीं हुआ है। इससे पहले हुबाली था, फिर उसे हुबली में कन्वर्ट किया। अब इसे सिद्धरोद स्वामी जी एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे, इनके नाम पर अब इनका नाम चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है कि समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से, ठीक है, मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान सरकार ने शुभारंभ किया है। ठीक है, तो निपटान सिस्टम है जो कि सरोद पोर्ट नाम से शुरू किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो सरोद पोर्ट्स है, जो सरोद पोर्ट्स फुल फॉर्म के सोसाइटी ऑफ अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब इस पोर्ट्स के माध्यम से, ठीक है, इनके इस सिस्टम के माध्यम से यदि कोई वाटर रिलेटेड किसी दो देशों के मध्य कोई किसी विवाद होते हैं तो इस आर्बिट्रेटर का उपयोग करके विवाद को सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है बाकी सरोद पोर्ट्स के प्रावधान। राजमार्ग क्षेत्र, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन के इनके पास है। ठीक है, NHAI के पास में गठित सरोद रोड्स के समान है। ठीक है, तो जिस प्रकार सरोद रोड्स जो दो रोडों के बीच के आर्बिट्रेटर का काम करता है, तो ये फिर अभी पोर्ट के मध्यस्थता का काम करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसने अपने निवासियों के लिए फ्री हेल्थ बीमा स्कीम लॉन्च की। तो अब आजकल जम्मू कश्मीर में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इससे एक डेवलपमेंट का नया पार्ट है कि फ्री हेल्थ बीमा स्कीम लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो ये फ्री बीमा स्कीम लॉन्च है। तो ये जो स्कीम है इसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ में इंटरलिंक करके जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इसे अब और आगे इम्प्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके दो कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें प्राइमरी सेक्टर की जो स्कीम है वो प्राइमरी हेल्थ है उसको कवर नहीं करता, सेकेंडरी और टर्सरी यदि कोई भी किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू है तो उसे समाधान करने का काम करता है। ठीक है, एक परिवार 5 लोग, ठीक है, 10 करोड़ फैमिली मतलब 50 करोड़ फैमिली को पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशंस है कि ये यदि नहीं होगा, आपके घर में स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, फ्रिज नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो यू कैन अप्लाई ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला, किस भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। तो पिगरी मिशन है जो कि मेघालय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। पिगरी मिशन में क्या होगा कि आप पिग्स को पालेंगे ताकि जो मांस होता है पिग्स का, सूअर का मांस होता है, उसे पॉक्स कहते हैं। ठीक है, पॉर्क कहते हैं। तो इस सूअर के मांस को हम दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहीं पर इसका उत्पादन करेंगे और यहाँ की जो डिमांड है उसे पूरा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सूअर के मांस को इंपोर्ट करने में एक दिक्कत रहती है कि इनके साथ कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं। यदि वो वायरल इन्फेक्शन यहाँ आते हैं तो यहाँ के सूअर को बीमार कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जो पॉक्स पाला जाता है, ठीक है, पॉक्स यानी सूअर का मांस उत्पादन होता है, तो वहाँ पर कुछ और हेल्थ इश्यू रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे कि मुर्गी के मांस में भी मुर्गी पालन में भी यही इश्यू रहता है, इसलिए मुर्गी पालन को है जो कि रीजनल लेवल पर उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो अब इसी प्रकार के मांस, अपने सूअर के मांस को भी यहीं पर उत्पादन करने के लिए काम किया जा रहा है। यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया है। तो सेलिब्रिटी एडवोकेट है जो यूनिसेफ, ठीक है, जो बच्चों के अधिकार के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनी थी। तो इसे है जो कि अभी आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। तो सेलिब्रिटी एडवोकेट क्या काम करेंगे? यदि किसी बच्चों का हनन हो या फिर एडवर्टाइज या सोशल मीडिया के माध्यम से इन बच्चों के लिए काम करेंगे, ताकि बच्चों के यदि कोई हनन होता हो तो उन्हें और मिनिमाइज़ किया जा सके। ठीक है, तो यूनिसेफ है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनी थी। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो बच्चे बेघर हो गए थे या फिर जो बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए थे, तो उनके सॉल्यूशंस के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्री ने, जो विजेता कंट्री रही थी, उन्होंने इसका निर्माण करके उन बच्चों को वापस रिहेबिलिटेट करने का काम किया। ठीक है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है जो कि न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अब ये वही हुआ कि जब वो बच्चे इन्हीं कंट्री के कारण मारे गए, फिर इन्हीं के द्वारा इन बच्चों को सपोर्ट किया गया। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि उनको सॉल्यूशन किया गया। तो फिर कल हमने 3 सवाल छोड़ दिए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इनका राइट आंसर है जो कि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शुद्धि आंदोलन कौन से इंस्टीट्यूशन ने चलाया?
फिर नेक्स्ट सवाल है कि केजी बेसिन, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है जो कि किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो किस केजी बेसिन में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है, जो रिलायंस पेट्रोलियम वहाँ पर भी खनन करती है। तो इसका राइट आंसर है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो जिसे केजी बेसिन से बोला जाता है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन ये एक बार पेट्रोल उत्पादन के लिए एक विवाद का भी कारण बन चुका है, आप सर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद सम्मेलन में कब भाग लिया। तो इसका राइट आंसर है जो कि 1893, ठीक है। तो शिकागो में विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भाग लिया। फिर ये नेक्स्ट 3 सवाल है, कल मिलते हैं इनका, तब तक आप आंसर सर्च करके रखिएगा, कल आपको आते ही सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।